नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संतोष। बाल गोपाल का विवाह है। सनत काका ने बहुत आग्रह से बुलाया है। सुहासी सोचती है कब से गांव नहीं गई। दिल्ली की व्यस्तता जाने नहीं देती। कभी समय निकाला भी तो जहां बाबूजी कार्य करते हैं वहां जाती हूँ। माँ से गांव की सूचना मिलती रहती है कि सनत काका की चारों लड़कियां तो किसी तरह ब्याह दी गई। अब बस राम गोपाल बचा है। सुहासी पुरानी यादों में खो गई कि गांव में कैसे उसके पिता का रुतबा था। बाबूजी के बड़े प्रशासनिक पद पर थे। उनके पैसे का प्रभाव पूरे गांव में देखा जा सकता है। माँ जब भी गांव जाती कमर में हाथ धरे बहुत रौब से डोलती फिरती। पीछे पीछे पैदावार का हिसाब देती काकी। वह काकी की लड़कियों पर हुक्म बजाती, जो बोलो सो हाजिर। कभी बेल का शरबत, कभी पुदीने का, कभी कैरी की चटनी, कभी रसाज की कड़ी। सुहासी की उतरन यहाँ काकी की बेटियों में बढ़ जाती थी। काकी की लड़कियां लाली, सुमति, संखी, सरोजिया छीना झपटी करती। काकी की बड़ी बेटी लाली ने भी बचपन में सुहासी की उतरन पहनी थी। अब इधर 13-14 की होते ही साड़ी पहनने लगी थी। बाकी तीनों बहनें सुहासी की उतरन पाकर खुश हो जाती, जबकि लाली अपनी साधारण सूती साड़ी में खुश रहती थी। लाली का संतोष सुहासी को दुख देता था। सुहासी खुद से 1.5 वर्ष छोटी लाली को बिना कारण ही अपना प्रतिद्वंदी मानने लगी थी, जबकि लाली को सुहासी के ठाट बाट से कोई दुख या जलन नहीं थी। सुहासी लाली से बोली, लाली तू साड़ी में बहुत अच्छी दिखती है। लाली ने कहा, जिज्जी साड़ी में बहुत आराम मिलता है, लड़कों जैसे पैंट में तुम्हारा दम नहीं उठता। लाली अपनी नादानी में सुहासी को छेड़ देती है। सुहासी ने कहा, तू क्या जानेगी जीन्स की शान। गांव से निकल फिर देख लड़कियां कितना अद्भुत कर रही हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रही हैं। लाली ने कहा, तो हम भी 8वीं पास किए हैं अच्छे नंबर से। सुहासी ने फिर कहा, तेरे लिए बहुत है, तुझे घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लाली ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, लड़की जात तो घर गृहस्थी ही देखती है जीजी। सुहासी ने कहा, इसलिए तुम दिन भर चौका चूल्हा देखती हो, पहनने ओढ़ने का सबूर नहीं सीखती। जीजी तुम कपड़ा लत्ता दे देती हो, हमारी दरिद्रता छिपी रहती है, वरना। संखी की बात सुनकर सुहासी के मुख पर विजयी भाव छा जाता। 2 खेमे बन जाते। लाली अकेली, सुहासी की ओर सब, सुमति, संखी, सरोजिया सब सुहासी को घेरकर शहर के किस्से पूछती हैं। जिज्जी शहर के किस्से सुनाओ। शहर की लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर और होशियार हैं। जिज्जी तुम कार चला लेती हो, फटफटी भी। सभी लड़कियां घड़ी बांधती हैं। हाँ मैंने नई घड़ी खरीदी है, पुरानी मुझे पसंद नहीं थी, तुम लोगों को दे दूंगी। सुहासी तिरछी नजरों से लाली को देखती है कि शायद लाली आग्रह करे कि इन लोगों को कपड़े मिल गए हैं जीजी, घड़ी मुझे देना। पर लाली आग्रह नहीं करती। अब सुहासी को लाली से बहुत जलन होने लगती है। यह स्वाभिमानी लड़की अपनी सीमा में संतुष्ट है। यह संतुष्ट दिखने का ढोंग करती है। इसे कभी मेरे जैसी सुविधा संपन्नता पाने की चाह नहीं होती। मेरे ठाट बाट से जलन तो हो सकती है। फिर कुछ समय बाद सुहासी जब लाली के ब्याह पर गांव आई तो सोच रही थी कि यह अप्रिय चेहरा अब नजर नहीं आएगा। काकी बड़ी खुश होकर माँ से बता रही थी, भाऊजी बड़ा अच्छा घर परिवार मिल गया है, माँ बाप और 2 भाई हैं बस। गांव में खेती बाड़ी है, कस्बा में पक्का मकान और निजी आटा चक्की है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। अपने दहेज के सामान को देखकर लाली लजाए भाव से सुहासी से बोली, देखो ना जिज्जी, अम्मा हमारे लिए क्या क्या सजाए बैठी है। पलंग, रजाई, गद्दा, रेशमी चादर, टीवी, टेबल फैन, बर्तन, गहने। उन सब सामग्रियों को देख सुहासी ने कहा, लाली जब मेरा ब्याह होगा ना तब देखना दहेज किससे कहते हैं। बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, गहने और ना जाने क्या क्या। सुनकर लाली चौंकी तक नहीं थी। शहर में ये सब देना पड़ता है जिज्जी, यहाँ गांव में नहीं चलता। सुहासी का जी चाहा लाली के बाल नोच डाले, कुएं की मेंढक कहीं की।
अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। शहर देखा होता तो जानती कि दुनिया कितनी बड़ी है। सुहासी अपने विवाह में लाली को दिखा देना चाहती थी कि दुनिया ऐसी रंगीन होती है और जिंदगी इसे कहते हैं। कुछ साल बाद सुहासी का रिश्ता पक्का हो गया और उसने लाली को भी बुलाया। सुहासी का श्रृंगार, रत्न जड़ित आभूषण, बहुमूल्य परिधान, घर की भव्य सजावट, बल्बों की जगमगाहट, IAS दूल्हा, संगीत लहरी, भव्य भोज, विराट दहेज, सब कुछ बेजोड़ अद्भुत था। सुहासी ने पाया लाली की आंखों में अचरज और खुशी खूब थी, पर ईर्ष्या द्वेष न था। लाली अपने पति रामानुज और 2 नन्ही बेटियों में रमी हुई अपने स्तर पर प्रसन्न नजर आ रही थी। सुहासी के भीतर मरोड़ सी उठी। मेरे विवाह की भव्यता इसे थोड़ा भी विचलित नहीं कर रही है। यह खुश है, हर काम में कैसे आगे आगे हो रही है। हम तो खूब नाचेंगे गाएंगे। जिज्जी का ब्याह है, कोई मामूली बात है। बड़ी अम्मा, जिज्जी के ससुराल भेजा जाने वाला बाइना तो हम ही बनाएंगे। खाजा, गुजिया, मठुलिया, सोहारी। तुम्हारे ये शहरी हलवाई सोहारी बनाना क्या जाने। जिज्जी, उपटन लगवाने में मुंह ना सिकोड़ो। बड़े भाग से देह में हल्दी चढ़ती है। चलो बैठो। तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तभी तुम्हें भी इतना अच्छा घर वर मिल रहा है जैसे कि हमें मिला है। घर धन्य धान्य से भरा रहता है, अच्छा परिवार है, और हमारे चक्की वाले तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। लाली, तू जिस घर में रहती है उसमें मैं 2 दिन नहीं रह सकती। बंगला गाड़ी की आदत है। हमारे घर में भी कमी नहीं है जिज्जी, खूब बड़ा हवादार घर है। पनिहारिन कहारिन लगी हैं, खूब आराम है। सुहासी विक्षुब्ध हुई। मेरी ठाट बाट देखकर भी इस बड़बोली का सुख समृद्धि मापने का मापदंड नहीं बदला। ये अपने स्तर पर खुश है, यह मेरे ऐश्वर्य को अनदेखा कर मुझे तंग करती है, मुझसे प्रभावित नहीं होती। क्या मेरी बराबरी करना चाहती है? मैं इससे कुछ लेना नहीं चाहती बल्कि देना चाहती हूँ। बस ये भी अपनी बहनों की तरह मेरी चाकरी करे, मेरे अभिमान को तृप्त करे, खुद को छोटा समझे। पर ये बेवकूफ। फिर तमाम व्यवस्थाओं के बीच एक लंबा वक्त सरक गया। सुहासी 2 बेटों की मां बन गई। लंबे समय से किसी से मिलना नहीं हुआ। अब बाल गोपाल के ब्याह में जाकर देखना चाहिए कि लाली अब भी चहकती फिरती है या अभावों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। बेवकूफ़ी में गिरावट आई या अब भी वैसी ही गंवार है। सुहासी अपने पति श्रीकांत को बड़े प्रयास के बाद गांव चलने के लिए मना लेती है। वे विमान में बैठने तक झिल्लाते रहे। गांव की सड़ी गर्मी सहन नहीं होगी। प्रदूषित पानी से बच्चों को संक्रमण हो सकता है। सुहासी, तुम्हारे गांव में ढंग का एक डॉक्टर तक नहीं मिलेगा। दिल्ली से खुजराहो विमान से, फिर खुजराहो से गांव तक की यात्रा सुहासी के बाबूजी की कार में पूरी हुई। सुहासी के पहुंचते ही घर में अफरा तफरी मच गई। श्रीकांत इतने बड़े अफसर, पूरा घर स्वागत में तत्पर हो उठा। सीलिंग फैन वाले कमरे में श्रीकांत को ले जाया गया। सुहासी दूसरे कमरे में बैठी। बाल गोपाल ने टेबल फैन चला दिया। माँ, काकी, लाली, सुमति, संकी, सरोजिया सब घेर कर बैठ गए। सुहासी ने बहुत सारे बेकार कपड़े निकाले। संकी, ले भाई, ये साड़ी तू रख, मैं नहीं पहनती। दिल्ली में रोज फैशन बदलता है। सुमति, ये साड़ी तू पकड़, बड़ी गफ है, सालों तक पहन सकती है। सरोजिया, इधर आ। और हाँ, ये मेरे सोनू मोनू के कपड़े हैं, ये लोग अब नहीं पहनते। जिसके बच्चों को जो कपड़ा फिट आ जाए ले लो। इस लेन देन को देखती लाली बोल पड़ी। सोनू मोनू तो खूब नए फैशन वाले कपड़े पहनते होंगे, है ना? हमारी लड़कियां भी खूब फैशन समझने लगी हैं। हमारी देवरानी शहर की है तो उसी ने इन लोगों को भी फैशनदार बना दिया है। ये सुनकर लाली को साड़ी थमाने जा रहे सुहासी के हाथ ठिठक गए। इस अभिमानी को साड़ी देना व्यर्थ है, दूर से देखे और ललकती रहे। इधर सरोजिया सुहासी के वैनिटी बैग को बड़े प्यार से सहला रही थी। सुहासी ने झिड़का, क्या समझ रही है सरोजिया, इसमें मिठाई नहीं मेकअप का सामान है। तुम सबको क्रीम पाउडर परफ्यूम लगा दूंगी। संकी थिरक उठी। जिज्जी, तुम आ गई हो तो हमारा भी रंग जम जाएगा।
बाल गोपाल पूछने लगा, जिज्जी तुम्हें हवाई जहाज में बैठने में डर नहीं लगता? नहीं, सोनू मोनू तक नहीं डरते, खूब मजे लेते हैं। हाँ जिज्जी, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। हमारी लड़कियां जब बाबूजी की कार में बैठकर यहाँ आईं तब इतनी खुश थी कि पूछो मत। लाली का ब्यौरा सुन सुहानी को लगा लाली उसके बराबर खड़ी होने का प्रयास कर रही है। इसे किसी तरह समझाया जाए, 100 जन्म ले लेगी तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगी। सुहासी का जी चाहा कि चीखे, लाली तुझे मेरा वैभव थोड़ा भी परेशानी नहीं देता? तू कभी असंतोष व्यक्त कर देगी तो क्या तेरी मानहानि हो जाएगी? तू क्या मुर्दा है जो तुझे मेरे अच्छे कपड़े गहने लुभाते नहीं? तेरी कोई इच्छा कामना आकांक्षा नहीं है? तू इतनी संतुष्ट रह कैसे पाती है रे? सुहासी के भीतर अकुलाहट बढ़ती गई। लाली को पुकारते हुए सनत काका वहां आग पहुंचे। लाली तुम यहाँ डटी हो, काम पड़ा है, चलो देखो। जिज्जी तुम सुस्ता लो, मैं काम देख लूं, कहकर लाली चली गई। सुहासी ने राहत की सांस ली। सुहासी को बड़ी देर बाद श्रीकांत का ध्यान आया। बेचारे बोर हो रहे होंगे। उनके कमरे में पहुंची तो देखा वहां दरबार लगा हुआ है। श्रीकांत हंस रहे हैं। कोई पूछ रहा है, कुतुब मीनार कैसी है जीजाजी? लाल किला और संसद भवन। पूछते क्या हो, दिल्ली आओ सब दिखा देंगे, श्रीकांत बोले। बालगोपाल बोला, जीजाजी आप इतने बड़े अफसर हैं, हमें भी दिल्ली में काम दिलाइए ना। बिल्कुल, कहो तो वहीं सेटिल करा दूं। कहते हुए श्रीकांत की दृष्टि दरवाजे पर खड़ी सुहासी पर पड़ी। तुम अब तक कहाँ छिपी बैठी थी सुहासी? देखो कैसी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। लाली जी ने बड़ा बढ़िया पुदीने का शरबत पिलाया, मजा आ गया। सुहासी चौंकी। पहले तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे और अब ऐसे हंस रहे हैं जैसे पूरा जीवन यहीं बीता हो। और ये लाली हवा प्यार है क्या? कभी वहाँ तो कभी यहाँ। लाली कहने लगी, शरबत अच्छा कैसे ना होता जीजाजी, आपके लिए स्पेशल बनाया है, एक गिलास और लाएं। सुहासी ने भौहें तानी। कृपा कर शरबत पिलाकर भूख मत मार। ऐसा कर, इसी कमरे में टेबल लगवा दे तो इन्हें और सोनू मोनू को यहीं खिला देती हूँ। ये लोग भीड़ भाड़ में नहीं खाएंगे। आज तो भाई साहब पंगत का आनंद लीजिए, रामानुज ने आग्रह किया। यह ठीक होगा, कभी बचपन में खाया था, आज बचपन की यादें ताज़ा की जाएं। श्रीकांत तुरंत सहमत हो गए। लाली ने हर्ष व्यक्त किया। ये हुई ना बात, पंगत की व्यवस्था हो रही है। पंगत की छटा देखकर सुहासी मूर्छित हो रही थी। बता कर थक गई। हम लोग डाइनिंग टेबल पर कांटे चम्मच से खाते हैं और यहाँ श्रीकांत पंगत में बैठकर दोना भर कड़ी पी रहे हैं। स्नैक्स प्रेमी सोनू मोनू सोहारी और पिसी शक्कर हजम कर मेरी नाक काटे डाल रहे हैं। लाली खूब आग्रह कर करके श्रीकांत को परोस रही है। सुहासी को लगा वह अपने परिवार पर से अपना नियंत्रण खो रही है। तभी लाली मानो उसको उकसाती हुई बोल पड़ी, जिज्जी तुम कहती हो सोनू मोनू खाते नहीं, देखो कितने प्रेम से खा रहे हैं। सुहासी को लगा कि लाली कटाक्ष कर रही है। तुम भी तो यही अन्न खाती हो जिज्जी, फिर बात व्यवहार में अहंकार क्यों, बनावटीपन क्यों? पढ़ लिखकर आदमी क्या यही सीखता है? उत्तर श्रीकांत ने दिया, लाली जी दिल्ली में यह चटपटी कड़ी नहीं मिलती, इसलिए भूख नहीं लगती। लाली बोली, हम तो डर रहे थे जीजाजी कि आपको यहाँ का खाना पसंद भी आएगा या नहीं। हाँ, खाया तब पता चला कि जो स्वाद और सौंधापन इस खाने में है वो निराला है। चलो खाना तो बहुत खा लिया, अब एक अच्छा सा पान खिलाओ। अभी आपके लिए स्पेशल बीड़ा बनाकर लाते हैं। सुहासी को एकाएक लगने लगा श्रीकांत लाली में रुचि ले रहे हैं। वह सोचती थी कि श्रीकांत अगले ही दिन ऊबकर वापस चल देने की बात कहेंगे और यह तो यहाँ ऐसे रम गए हैं कि विश्वास नहीं होता। श्रीकांत सचमुच रम गए थे। पिकनिक सा आनंद आ रहा था। रामानुज के साथ खेत खलियान अमराई देखने गए। दुलदुल घोड़ी के नाच पर विभोर हो रहे थे।
लाली और अन्य स्त्रियों के गीतों पर वाह वाह कर रहे थे। सुहासी को ना जाने क्यों अपनी माया काया फीकी लगने लगी। सारा अभिमान दबदबा इस 2 टके की लाली के समक्ष व्यर्थ हो रहा है। बिना किसी विशिष्टता व उपलब्धि के यह लड़की उसे पराजित किए जा रही है और वह तमाम माया काया के बावजूद पूरे परिवेश से अकेली पड़ गई है। वापसी का दिन। श्रीकांत बीच आंगन में रखी खटिया पर बैठे हैं। घर की स्त्रियां नए रुमाल में 10, 20, 25 रुपए बांधकर श्रीकांत को दे रही हैं। श्रीकांत के मुख पर तरावट का भाव है, मानो कह रहे हों परंपरा और संस्कृति गांवों में आज भी जीवित है। सुहासी तनाव में है। श्रीकांत कैसे हाथ बढ़ा बढ़ाकर रुपए लिए जा रहे हैं, मालूम होता है कभी रुपए देखे ही ना हो। श्रीकांत को समझना चाहिए कि पसरे हुए हाथों को देखने में जो आनंद है वो हाथ पसारने में नहीं। छी, कितना बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह लाली श्रीकांत को स्त्रियों का परिचय इस तरह दे रही है जैसे सबकी मंत्राणी यही हो। चलते समय इसके मुंह पर कुछ रुपए मारने होंगे, तभी इसका घमंड दूर होगा। सुहासी बैग से रुपए निकालकर आई तो देखा लाली सोनू मोनू के हाथ में 100-100 रुपए रख चुकी है। ये क्या कर रही है लाली? सुहासी ने आपत्ति की। बच्चों को कुछ देना मेरा हक है जीजी। 4 दिन में ये दोनों ऐसे घुल मिल गए हैं कि इन्हें छोड़ने को जी नहीं करता। कहते हैं ना, मूलधन से सूद अधिक प्यारा होता है। लाली की बात पर श्रीकांत हंस दिए। लाली जी, मैं मूलधन हूं या सूद? आप तो दोनों से बढ़कर हैं जीजाजी। आपको देखकर जाना कि शहर वाले भी हम गांव वालों जैसे सीधे सरल हो सकते हैं। लाली की आंखें भर आईं। तो यह लड़की श्रीकांत को अपने स्तर का समझ बैठी है। यह सुखी, संपन्न, संतृप्त दिखने का नाटक छोड़ती क्यों नहीं? सुहासी का जी चाहा कि सोनू मोनू के हाथ से रुपए छीनकर लाली के मुंह पर मारे। रख अपने रुपए, जानती हूं तेरी औकात। श्रीकांत ने सुहासी को स्मरण कराया। सुहासी, बच्चों को कुछ दो। ओ हाँ लाली, तेरी लड़कियों का नाप मालूम नहीं था, इसलिए कपड़े नहीं लाई, खरीद लेना। सुहासी की उंगलियों में 500-500 के 2 नोट दबे थे। नहीं जिज्जी, तुम लोगों ने आने का समय निकाला, हमारे लिए यही बहुत है। कहते हुए लाली की डब-डब आंखें बरस पड़ने को हो आईं। लाली जी, रख लीजिए, मुझे अपना मानती है ना? देखा, मैंने भी तो रुपए रखे ना। मैं मानता हूं कि ये रुपए नहीं बल्कि देने वाले का स्नेह होता है। ले लो, मीठी याद लेकर जा रहा हूं, उत्साह बना रहने दो। श्रीकांत के आग्रह में अपनापन है, स्नेह है, खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को छोटा सिद्ध करने का अहंकार नहीं है। आपने जीजाजी ऐसी बात कह दी कि लाओ जीजी। कहते हुए लाली ने रुपए ले लिए। सुहासी को लगा लाली ने उसके कहने पर रुपए ना लेकर उसको खारिज कर देने की कोशिश की है। इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती, कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता? मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। सुहासी को पहली बार लगा कि लाली के पास बहुत कुछ ना होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। हाँ, शायद लाली के संतोष का असंतोष। आते रहिए जीजाजी जिज्जी। लाली की आंखों से आंसू बह आए। धूल उड़ाती गाड़ी चल पड़ी। लाली काले धुंधलाते धुएं को देखती खड़ी थी। उसे अब भी मालूम ना था कि उसकी सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न सुहासी जिज्जी को कोई असंतोष है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।